हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो चैप्टर चल रहा था हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग। इसका जो मेजर फ्रूट्स का सेक्शन था उसमें हम ऑलरेडी इतने सारे 6 फ्रूट्स कवर कर चुके हैं और अभी फ़िलहाल हम कवर करेंगे पोमीग्रेनेट के बारे में, ठीक है। और उसके बाद एक है ग्रेप्स और ग्रेप्स के बाद हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आएंगे प्लांटेशन क्रॉप और ये है हमारा टोटल सिलेबस जो हम चैप्टर 5 के अंडर आते हैं और जो हम कवर करेंगे धीरे धीरे करके। तो यूपीएससी एग्रीकल्चर पेपर 2 का चैप्टर नंबर 5 है और एग्रीकल्चर ऑप्शनल का। जिनको पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम चैनल की लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ मैं वहाँ पे दे देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पोमीग्रेनेट कल्टीवेशन इन इंडिया। तो पोमीग्रेनेट का जो बायोलॉजिकल नेम है, इसका नाम है पुनिका ग्रेनेटम। इसको आपको याद रखनी है। इसकी फैमिली है पुनिकासी, वन ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप ऑफ इंडिया। इसका जो नेटिव प्लेस है वो है ईरान, जिसको हम पर्सिया भी बोलते हैं। जिन्होंने मिडिवल हिस्ट्री का लेक्चर देखा हुआ है उसमें मैं बार बार मेंशन करती हूँ, ईरान को पर्सिया भी बोलते हैं। एंड एक्सटेंसिवली पोमीग्रेनेट फार्मिंग जो होता है हमारे मेडिटेरियन कंट्रीज़ में होती है, लाइक स्पेन, मोरक्को, इजिप्ट, ईरान, अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान, ठीक है। एंड इट इज़ कल्टिवेटेड टू सम एक्सटॉट इन म्यांमार, चाइना एंड यूएसए। ये सब जगह पे भी पोमीग्रेनेट कुछ हद तक उगता है। एरिया एंड प्रोडक्शन पे हम आएंगे। एरिया जो है इंडिया ग्लोबल लीड करता है, रैंक फर्स्ट है इन पोमेग्रेनेट कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। और इंडिया में सबसे ज़्यादा पोमेग्रेनेट कल्टीवेशन होती है महाराष्ट्र में, जो कि 90,000 हेक्टर ऑफ एरियाज में उगते हैं एंड एनुअल प्रोडक्शन होते हैं 9.45 लाख मिलियन टन्स, ठीक है। मिलियन मेट्रिक टन्स, मिलियन, ओके। फिर स्मॉल स्केल प्लांटेशन अगर हम देखेंगे तो ये तो लार्ज स्केल पे होता है जो महाराष्ट्र से कमर्शियल कल्टीवेशन होता है, लेकिन स्मॉल स्केल भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट पार्ट में होता है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। ये मैप में मत जाइए क्योंकि ये मैप थोड़ा मैं एआई से धार में लाई हूँ, मतलब नेट में बहुत अच्छे से अच्छा लग रहा था तो मैं यहाँ पे दे दी हूँ, लेकिन मैप के साथ यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेंड के बारे में देखेंगे। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो है मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट होता है कौन कौन सी कंट्री में, तो वो है बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरबिया, यूएई, नीदरलैंड्स एक्सेट्रा। एंड इंटरनल डिमांड जो है वेराइटीज विच आर इन डिमांड इंटरनेशनली इंक्लूडेड गणेश एंड आरक्ता। ये जो दो वेराइटीज है इंटरनेशनली बहुत ही डिमांडेड वेराइटी है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोमेग्रेनेट। ये हर एक क्रॉप का मैंने दिया हुआ है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है। पहले तो ये एक हाई मार्केट डिमांड है, पॉपुलर फ्रूट ग्लोबली ड्यू टू इस हेल्थ बेनिफिट्स। इसका बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट्स होता है और एक टेस्ट भी काफ़ी यूनिक है, मतलब डिफरेंट फ्रूट का डिफरेंट टेस्ट तो है, यूनिक टेस्ट है, तो इसका भी काफ़ी यूनिक टेस्ट है। और इंक्रीज डिमांड इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। इसका हेल्थ बेनिफिट ये है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में इसको यूज़ किया जाता है, और जो कंस्टिपेशन वगैरह होते हैं और ये सारी चीज़ों में सॉरी जो लूज मोशन वगैरह होते हैं, डायरिया होती है, ये सारी चीज़ों में बहुत मददगार होती है। आप लोगों को पता होगा जो घरेलू नुस्खे करते हैं उसमें पोमेग्रेनेट की सबसे बड़ी अहमियत होती है, खून का भी बहुत हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। तो ये सारे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं पोमेग्रेनेट की। एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी काफ़ी ज़्यादा है पोमेग्रेनेट की। सिग्निफिकेंट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है बाहर कंट्री को। लाइक मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो होते हैं वो होते हैं इंडिया, ईरान, स्पेन। तो हाई एक्सपोर्ट वैल्यू ड्यू टू इस लॉन्ग सेल्फ लाइफ। पोमेग्रेनेट सबसे ज़्यादा देर तक अगर कोई रह सकता है बाहर वो है एप्पल, पोमेग्रेनेट, ये सारे फ्रूट्स। एंड ट्रांसपोर्टेबिलिटी, इसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, इतना पेरिसेबल नहीं है जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ये थोड़े देर के बाद ख़त्म खराब हो जाते हैं, तो ये इतना पेरिसेबल नहीं होता, ठीक है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, इसको जूस में, वाइन में, सिरप, मोलासेस, जाम, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है।
बाय प्रोडक्ट्स लाइक इसका जो पील होता है, सीड्स होता है, ये भी न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड एनिमल फीड में यूज होता है। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है, ये एक वैल्यू एडेड चीज है, आई मीन एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है पोमेग्रेनेट की। क्रिएट जॉब्स इन फार्मिंग, इसका जो फार्मिंग में, प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, रिटेल सेक्टर में, हर एक जगह पे लोग तो चाहिए ही। विदाउट लोग से हम पैकेज नहीं कर सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते, प्रोसेस भी नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट क्रिएट करता है, प्रमोट्स रूरल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट स्मॉल होल्डर फार्मर्स। तो ये सारी चीज़ें भी ये करता है। फिर ये एक ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है क्योंकि एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट में उगता है, एंड जिसके वजह से इसको ये सुइटेबल बनाता है फॉर कल्टीवेशन इन वाटर स्कार्स रीजन्स, जिसके वजह से ये एनाबल करता है, एनाबल प्रोडक्टिव यूजेस ऑफ मार्जिनल लैंड्स, जिस लैंड में काफ़ी हद तक डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाते ड्यू टू बिकॉज ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी हो गया, या फिर ड्रॉट कंडीशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों में भी, ये सारी जगह में भी पोमेग्रेनेट बहुत अच्छे खासे उगते हैं, तो जिसके वजह से मार्जिनल लैंड में एक प्रोडक्टिविटी को एनाबल करता है। हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है, ये ऑफर्स गुड यील्ड एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर एकड़ कंपेयर टू अदर फ्रूट क्रॉप्स, ठीक है। पेरिनियल नेचर एंश्योर्स इनकम ओवर सेवरल इयर्स वंस एस्टेब्लिश्ड, अगर आप एक बार पेड़ लगा देते हो, पौधे लगा देते हो, तो ये बहुत सालों तक फ्रूट्स देता है। पेरिनियल जो नेचर है इसका, तो ये एक बार फ्रूट खो के, जैसे बनाना ट्री हो गया, तो पाइनएप्पल श्रब हो गया, तो ये सारी चीज़ों के वजह से इससे ज़्यादा कंपैरेटिवली अच्छा है, क्योंकि एक बार आप लगा देते हो तो काफ़ी सालों तक आपको फ्रूट्स मिल जाते हैं। एग्रो इंडस्ट्रियल यूज, इंक्रीजिंग यूज इन फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसका जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर पोटेंशियल फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड इको लेवलिंग, अट्रैक्टिंग प्रीमियम प्राइसेस। इसका मतलब उगाने के लिए आपको ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, ऑर्गेनिकली भी आप इसको बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो बहुत कम इनपुट की ज़रूरत है, जिसके वजह से, और इसकी हेल्थ बेनिफिट जो इतना है, इसके वजह से इसको एग्रो इंडस्ट्रियल यूज़ भी किया जाता है। डिमांड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल्स में, रिलीजियस इवेंट्स में पोमेग्रेनेट की कितना मायने होता है ये आप सभी को पता है। पर्टिकुलरली इंडियन रिचुअल्स जो होती है, इंडियन ट्रेडिशंस होती है, कस्टम्स होती है, उनमें खानों में पोमेग्रेनेट को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। फिर स्कोप फॉर जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, डिजीज रेजिस्टेंस एंड एनहांस्ड फूड क्वालिटी, ये सारी चीज़ों में हमारा स्कोप ये है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन R&D फर्दर एनहांसेस इकोनॉमिक वैल्यू, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में इसका जो होता है, हमारा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो ये काफ़ी मददगार होती है, इकोनॉमिक वैल्यू इसकी बहुत बढ़ जाती है। तो ये रहा हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ पोमेग्रेनेट। हम डिस्कशन करेंगे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में। पोमेग्रेनेट को पर्टिकुलरली क्लाइमेट के बारे में अगर बात करें, पोमेग्रेनेट ड्राई एंड सेमी एरिड क्लाइमेट में उगता है। मतलब आपकी विंटर बहुत ही कोल्ड होना चाहिए और समर बहुत ही ड्राई होना चाहिए और हाई टेम्परेचर वाला होना चाहिए, और टेम्परेचर 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए। उसके बाद रेनफॉल 1200 mm उसको चाहिए, अल्टीट्यूड 500 मीटर अबव मीन सी लेवल, एंड ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो होता है, ये एक डेसिडियस ट्रीज है इन एरियाज ऑफ लो विंटर टेम्परेचर, जहाँ पे विंटर टेम्परेचर लो है वहाँ पे ये एक डेसिडियस ट्री है, एंड एक एवरग्रीन और पार्सली डेसिडियस है जहाँ पे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, सॉइल रिक्वायरमेंट, इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, सैंडी लोम टू, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लोन हो गया है, ये लोम होना चाहिए। सैंडी लोम से लेकर डीप लोमी और अलुवियल सॉइल, ये इसके लिए सुटेबल कल्टीवेशन कंडीशन है। और पीएच की बात करें तो 5 to 7 तक ये पीएच लेवल में बहुत अच्छी तरह से उगता है। नेक्स्ट आएंगे वेराइटीज़, यहाँ पे कुछ वेराइटीज़ के बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है, भागवा, मृदुला, ये थोड़ा देख लेना आप लोग। और जो भागवा है इसको मोस्ट कल्टिवेटेड वैरायटी कहा जाता है ड्यू टू इट्स हाई डिमांड फॉर डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट पर्पज। फिर लैंड प्रिपरेशन, हर एक क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए लैंड प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए भी उसी पैटर्न पे हमें प्लाविंग करना होगा। उसके बाद हैरोइंग, हैरोइंग में क्या होता है, जो सॉइल क्लॉट्स होते हैं, बड़े बड़े सॉइल की जो पत्थर के टाइप पे सॉइल होता है, एकदम हार्ड हो गया होता है, हैरोइंग जब करते हैं वो ब्रेक हो जाता है,
तो एक अच्छी तरह से लेबलिंग पे मदद होता है हारोइंग अगर हम करते हैं। तो उसके बाद हमें लेबलिंग करना है और उसके बाद हमें वीड कंट्रोल करना है। वीड को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है टू ए हेल्दी ग्रोथ, क्योंकि वीड कंपटीशन करता है एक्चुअली जो हमारे मेन क्रॉप के साथ न्यूट्रिशन के लिए, सनलाइट के लिए, फूड के लिए। तो इसी वजह से हमें वीड ग्रोथ को भी कंट्रोल करना है। तो उसके बाद आता है प्लांटिंग मटेरियल। तो पोमेग्रेनेट इज प्रोपागेटेड वेजिटेटिवली बाय हार्डवुड कटिंग्स, मतलब उसके जो ब्रांचेस होते हैं उसमें हम अगर कट करके वहाँ से दूसरा एक जगह पर अगर लगाएंगे तो वहाँ से भी प्रोपागेट हो सकता है। एयर लेयरिंग और गुटी, एयर लेयरिंग के बारे में हम डिफरेंट जो अभी तक जितने सारे क्रॉप्स पढ़ा चुकी हूँ मैं, उसमें एयर लेयरिंग के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं नहीं बता रही हूँ। और उसके बाद टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर होता है कि जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इस सभी चीज़ों से प्लांटिंग मटेरियल से पोमेग्रेनेट की कल्टीवेशन होती है। प्लांटिंग सीजन होती है कि क्या कि एयर लेयरिंग इज यूजुअली डन ड्यूरिंग द रेनी सीजन में एयर लेयरिंग होती है, एंड ऑल्सो इन नवंबर दिसंबर में इस सीजन पे एयर लेयरिंग किया जाता है। तो प्लांटिंग इज यूजुअली डन इन स्प्रिंग, जब एयर लेयरिंग मतलब आपकी ब्रांचेस से एक ब्रांचेस को तैयार किया जाता है और उसमें जब रूट निकलता है तो उसको लेकर आप नर्सरी में प्लांट करते हो। तो जो प्लांटिंग होती है इसको कट करके जो प्लांटिंग करते हैं, एयर लेयरिंग स्टार्ट किया जाता है रेनी सीजन में या फिर नवंबर दिसंबर भी हो सकता है। और इसको अगर हम कट के कहाँ पे प्लांट करेंगे तो इसकी सीजन होती है स्प्रिंग सीजन, जो कि होती है फरवरी से मार्च तक, एंड जुलाई अगस्त में जहाँ पे सब ट्रॉपिकल एरिया है एंड ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ पे जुलाई अगस्त में प्लांटिंग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज स्पेसिंग एंड प्लांटिंग मेथड। आइडियल प्लांटिंग स्पेसिंग जो होती है, आइडियल डिस्टेंस होती है 10 to 12, जो कि 3 to 3.6 मीटर बिटवीन प्लांट्स, मतलब प्लांट से प्लांट आपको 3 से 3.6 मीटर मेंटेन करनी है। एंड बिटवीन रोज, ये हो गया प्लांट टू प्लांट, ठीक है। मान के चलिए ये हो गया एक रो, दूसरा रो, ये थर्ड रो। तो आपको यहाँ पे प्लांट टू प्लांट मेंटेन करनी है 3 to 3.6, एंड 3.9 to 4 होता है रो टू रो डिस्टेंस, ठीक है। द स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग जो कि मोस्टली अडोप्टेड होते हैं। पीट प्रिपरेशन, जो पीट हमको खोदने हैं वो 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और इसमें अबाउट ए मंथ प्रायर टू प्लांटिंग, जब आप प्लांटिंग करोगे उससे 1 महीने पहले से ही आपको पीट प्रिपेयर करके रखना है। और इसको ओपन रखना है कि सन यहाँ पे पड़ के यहाँ पे जितने सारे कीड़े वगैरह होते हैं, एक्सपोजर सन अगर होगा बहुत टाइम तक, तो ये डिसइंफेक्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेचुरल इन्फेक्टेंट जो होता है वो सन से ही होता है। फिर टर्माइट प्रिकॉशन के लिए हमें इस तरह की जो बीएससी और कार्बोनिल डस्ट हमें डस्ट करना है ऑन द बॉटम एंड साइड्स ऑफ द पिट्स एज प्रिकॉशन एग्नेस्ट टर्माइट, ठीक है। पिट फिलिंग, उसके बाद ये सारे ट्रीटमेंट होने के बाद हमें पिट को फिल करना है टॉप सॉइल में। जो सॉइल निकाला हुए थे हम पिट खोदने के लिए, उस सॉइल पे हमें 20 kg फार्मर मैन्योर ऐड करनी है, 1 kg सुपर फॉस्फेट ऐड करनी है, और इस सभी को हमें पिट के अंदर फिलअप करना है, ठीक है। और उसके बाद जो कटिंग या फिर एयर लेयरिंग हमने बनाया था उसको यहाँ पे प्लांट करके उसके बाद हमें इसको इमीडिएटली इरिगेट करनी है। ये होता है हमारा प्लांटिंग मेथड। उसके बाद दोस्तों फर्टिलाइजर एप्लीकेशन। द डोजेस ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सॉइल। ये तो डेफिनेट बात है कि कौन से सॉइल पे कितने फर्टिलाइजर्स है, कितने मिनरल्स है, कितना फर्टाइल है वो सॉइल, ये फार्मर को पता होता है, ठीक है। उसी पैटर्न पे हम अगर देखेंगे तो डिफरेंट सॉइल की फर्टिलिटी डिफरेंट होती है, जीनोटाइप डिफरेंट होती है, रीजन टू रीजन भी वैरी करते हैं। तो इसी वजह से ये जो फर्टिलाइजर डोजेस यहाँ पे लिखा हुआ है ये थोड़ा सा वैरी भी कर सकता है, लेकिन इसको रिकमेंडेड डोज माना जाता है। अंबर बहार फर्टिलाइजर, जिसका अंबर बहार होता है, ये बाहर ट्रीटमेंट क्या है ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ मैं डिफरेंट क्रॉप्स पैटर्न पे, जो कि मैं ऑरेंज पे पढ़ इसके बारे में बात हुई थी, और उसके बाद लीची पे भी बात हुई थी। तो अंबर बहार जो होता है उसमें हमें दिसंबर में फर्टिलाइजर देना है। मृग बहार में फ्रूट्स में मई महीने में फर्टिलाइजर देना है। तो फर्टिलाइजर की डोजेस है FIM हमें 1 ईयर प्लांट में 50 to 60 kg, एंड 5 years एंड एबव जब प्लांट हो जाएगा उसमें भी 50 to 60 kg देना होता है।
और उसके बाद यूरिया, एसएसपी, एमओपी इसी पैटर्न पे हमें देखना है 1 ईयर प्लांट में एंड 5 ईयर के एबव प्लांट में। उसके बाद आता है इरिगेशन प्रैक्टिसेस। पोमीग्रेनेट को माना जाता है कि एक ड्रॉट टॉलरेंट फ्रूट क्रॉप है, मतलब इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह पे पानी की कमी है उस जगह पे भी पोमीग्रेनेट बहुत अच्छी खासी उगती है। विच कैन सस्टेन अंडर वाटर स्कैर्सिटी टू सम एक्सटेंट। इसका मतलब ये नहीं एकदम आप लेकर चले जाओ रेत की जगह पे, बाली पे, और यहाँ पे डेजर्ट में उगा लो, तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक वो ड्रॉट टॉलरेंट कर पाता है। रेगुलर इरिगेशन भी एसेंशियल होता है टू रिड्यूस फ्रूट स्प्लिटिंग। जो फ्रूट बीच में टूट जाता है ना, मतलब फट जाता है, उस तरह की डिजॉर्डर को मतलब ख़त्म करने के लिए आपको रेगुलर इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ द मेजर डिजॉर्डर ऑफ फ्रूट्स। ड्यूरिंग विंटर इरिगेशन शुड बी अप्लाइड एट, विंटर की सीजन पे 10 to 12 डेज इंटरवल में देना है, और समर की सीजन में 4 to 5 डेज इंटरवल में इरिगेशन करनी है। मोस्ट फार्मर्स अप्लाइड इरिगेशन थ्रू ड्रिप इरिगेशन। फ्रूट क्रॉप में ड्रिप इरिगेशन सबसे फेमस है और सबसे एफिशिएंसी भी है, ठीक है। और ये वाटर सेविंग करता है एंड फर्टिलाइजर अप्लाई को भी कन्वीनियंट होता है। जनरली अम्बे बहार इज सजेस्टेड वेयर एन इरिगेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल, अदरवाइज मृग बहार इज प्रिफर्ड। जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होता है वहाँ पे अम्बे बहार के हिसाब से प्रैक्टिस किया जाता है, कल्टीवेशन होता है। नहीं तो जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे मृग बहार को प्रीफर किया जाता है फ्रूटिंग के लिए। नेक्स्ट आता है प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग मेथड। प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग क्यों किया जाता है तो आप लोगों को पता है, इट इज़ ए प्रोमिजिंग टेक्निक टू कंट्रोल वेजिटेटिव ग्रोथ। इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। जब भी आप लोगों ने देखा होगा, जब रोड साइड में जाते होंगे और बड़े बड़े फार्म रोड साइड में होते हैं, वहाँ पे जो फ्रूट फार्म होते हैं उनके साइज बहुत सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है देखने में। उसकी जो ट्री शेप वगैरह होते हैं, एक सुंदर सा शेप दिया जाता है ट्रिप को। ये ट्रेनिंग प्रूनिंग ही किया जाता है। इसका जो अननेसेसरी ब्रांचेस है उसको तोड़ दिया जाता है, जो डिजीज़ एंड मतलब ख़राब हो गया होता है ब्रांचेस उसको भी निकाला जाता है और शेप किया जाता है, ताकि एक फ्रेमवर्क मेंटेन हो प्लांट की। और ये फ्रूटिंग के लिए भी हेल्प करता है, हाई यील्ड देने के लिए हेल्प करता है। प्रॉपर लाइट पेनिट्रेशन हो पाता है और कल्चरल ऑपरेशन करने के लिए इजी होता है। स्प्रेइंग, फ्रूट हार्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ों में भी मदद मिलती है। 2 मेथड्स में ट्रेनिंग किया जाता है पोमीग्रेनेट को, जैसे कि सिंगल स्टेम मेथड। इस मेथड पे क्या होता है, एक मेन सूट को रखा जाता है, रिमूविंग अदर सूट ऑफ द पोमीग्रेनेट प्लांट। जितने सारे अदर सूट्स होते हैं उसको निकाला जाता है, एक ही मेन सूट को रखा जाता है। इसको सिंगल स्टेम मेथड को कहते हैं। और जो मल्टी स्टेम मेथड है, इसमें क्या होता है, पोमीग्रेनेट प्लांट बूश शेप इज मेंटेन बाय कीपिंग 3 to 4 सूट एट द बेस। तो बेस में 3 to 4 सूट को रखकर बाकी सब बेस सूट को निकाला जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है एंड कमर्शियली अडॉप्ट किया जाता है बाय पोमीग्रेनेट फार्मर्स, बिकॉज इवन आफ्टर ए सूट बोरर वन सूट में प्रोवाइड यील्ड इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट लॉस। अगर इस मेथड में सिंगल स्टेम मेथड हम करेंगे तो अगर एक सूट पे कुछ भी डिजीज लगता है तो एक ट्री एकदम कम्प्लीटली ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर हम 3 से 4 सूट रखेंगे तो अगर एक सूट ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं हमें और 2-3 सूट्स मिल जाएंगे वहाँ पे यील्ड पाने के लिए, ठीक है। तो मल्टी स्टेम मेथड को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज इंटरक्रॉप। और इंटरक्रॉप मतलब हम जब प्लांट उगाते हैं उसके बीच में क्या क्रॉप हम लगा सकते हैं। ये एक रेफरेंस इमेज के लिए है, मतलब क्या क्या क्रॉप हम उगा सकते हैं। वेजिटेबल पल्सेस, ग्रीन मैन्योर, ये क्रॉप बहुत बेनिफिशियल होते हैं फ्रूट क्रॉप के अंदर। एरिड रीजन में इंटरक्रॉपिंग इज पॉसिबल ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन नहीं होगा तो बाकी तक टाइम पे हमें इरिगेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इरिगेशन अगर तो देंगे हम तो ये भी क्या हो सकता है, एक स्टैग्नेंट कंडीशन क्रिएट हो सकता है। मतलब ड्रेन अगर ठीक से पानी जम के रह गया फ्रूट ट्री के नीचे तो कहीं ना कहीं फ्रूट यील्ड में काफ़ी इफेक्ट किया कर सकता है। तो इसी वजह से जब रेनी सीजन होता है वहाँ पे इंटरक्रॉप करना बहुत बेनिफिशियल होता है। विंटर वेजिटेबल्स आर फिजिबल इन इरिगेटेड एरियाज, ठीक है।
उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में बात करेंगे। पहले तो पेस्ट के बारे में देखेंगे। पेस्ट में सबसे ज़्यादा है फ्रूट बोरर, और ये क्या करता है, फ्रूट के अंदर जाके फ्रूट को ख़राब कर देता है। तो इसके लिए हमें मेजर्स ले सकते हैं, बैगिंग कर सकते हैं, और विथ पॉलीथीन बैग्स में हम बैगिंग कर सकते हैं, या फिर फॉस्फामिडन और सेबिन इसको हम स्प्रे कर सकते हैं। कैटरपिलर भी होते हैं जिसके लिए बैगिंग ऑफ फ्रूट्स एक मेजर्स है। फिर व्हाइट फ्लाई, फ्रूट सकिंग मॉथ्स, ये सारी चीज़ें पेस्ट होते हैं। उसके बाद डिजीज में बैक्टीरियल स्पॉट होते हैं जिसको ऑयल स्पॉट भी बोलते हैं। फ्रूट क्रैकिंग, फ्रूट स्प्लिटिंग भी होता है। सनबर्न, ये दोनों जो होता है ये डिजर्डर होता है। ठीक है, डिजीज नहीं पर्टिकुलरली, इसको डिजर्डर हम बोलते हैं, जिसमें फ्रूट क्रैक किया हो जाता है। इसके वजह से हमें GA3 को स्प्रे करना होता है। मेंटेनिंग प्रॉपर सॉइल मॉइस्चर एंड सिलेक्टिंग क्रैकिंग टॉलरेंट वैरायटी, इसको हम यूज़ करते हैं। सनबर्न, सनबर्न एक मेजर प्रॉब्लम होता है फ्रूट्स की। अगर फ्रूट्स को आप प्रॉपर स्टेज में हार्वेस्ट ना करो तो ये ब्लैकिश राउंड स्पॉट हो जाता है अपर सरफेस ऑफ द फ्रूट्स, और इसके लिए हम मेजर्स ले सकते हैं कि फ्रूट को हम बैगिंग करेंगे एंड मेंटेन कलर एंड अटैक ऑफ फ्रूट फ्लाइज। ठीक है, नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। पोमेग्रेनेट एक नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट है, शुड बी पिक्ड व्हेन फुली राइप। तो ये क्लाइमेट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, जिसके वजह से जब भी ये राइप होता है, इसका कुछ सिग्नल दिखता है, तभी आपको हार्वेस्ट करना होता है। ये लगभग 4 to 5 ईयर्स लेता है एक पोमेग्रेनेट ट्री प्लांटिंग मतलब यील्ड देने के लिए। हार्वेस्टिंग, अगर आप इमेच्योर और ओवर मैच्योर फ्रूट्स को हार्वेस्ट करोगे तो ये यील्ड पे काफ़ी फ्रूट की क्वालिटी पे काफ़ी अफेक्ट होगी। तो फ्रूट्स बिकम रेडी फॉर पिकिंग वन, जब जब भी फ्रूट सेट होता है तभी से लेकर 120 से 130 डेज के अंदर ही फ्रूट पिक मतलब रेडी हो जाता है उसको हार्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, लगभग 12 to 15 केजी पर प्लांट यील्ड देता है पोमेग्रेनेट फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इसका थोड़ा रेट बढ़ता है, जो कि होता है 15 to 20 केजी पर प्लांट। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, और जिसमें पहले हम करेंगे ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में पर्टिकुलरली ऑन द बेसिस ऑफ वेट, साइज एंड कलर फ्रूट को ग्रेड किया जाता है। वेरियस ग्रेडेड्स होते हैं जिसको सुपर बोला जाता है, किंग बोला जाता है, क्वीन और प्रिंस साइज्ड, ये सारी चीज़ों को नाम देकर ग्रेडिंग किया जाता है। सुपर मतलब बहुत ही सुपर क्वालिटी का होना चाहिए, किंग से भी ज़्यादा बड़ा टू होना चाहिए, किंग उससे थोड़ा कम क्वालिटी, क्वीन उससे थोड़ा कम क्वालिटी, एंड पीस जो होते हैं सबसे छोटा वाला होता है। बिसाइड्स दैट पोमेग्रेनेट आर ऑल्सो ग्रेडेड इनटू 2 ग्रेड्स, उसको 12A एंड 12B इस तरह से भी ग्रेड किया जाता है। 12A ग्रेड जो होते हैं जनरली प्रीफर्ड किया जाता है इन साउदर्न में एंड नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, उसके बाद ग्रेडिंग जब हो गया उसके बाद हमें स्टोरेज करना है, उसको पर्टिकुलरली कोल्ड स्टोरेज अप टू 2 मंथ्स, कोल्ड स्टोरेज में 2 मंथ से लेकर और 10 वीक्स एट ए टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया है, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में तो ठंडा होना चाहिए ना, गर्मी में तो कौन सी फ्रूट्स टिकते हैं। तो लॉन्गर स्टोरेज हो सकता है एट 10, ये भी गलत हो गया है, 10 डिग्री सेल्सियस, थोड़ा लिख लेना इसको। Largest storage should be at 10 degree Celsius and 95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी टू अवॉइड चिलिंग इंजरी एंड वेट लॉस। अगर चिलिंग इंजरी आपको अवॉइड करनी है तो 10 डिग्री सेल्सियस में आप इसको स्टोरेज करवा सकते हैं 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ। उसके बाद स्टोरेज हो गया, फिर हमें पैकिंग करना है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और डिफरेंट ग्रेडेड फ्रूट्स के लिए डिफरेंट पैकेजेस होता है। कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्सेस आर मोस्टली यूज्ड। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बाय ट्रक्स और लॉरीज इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद मार्केटिंग होता है। मेजोरिटी ऑफ द क्रूयर्स सेल दैट प्रोड्यूस आइदर ट्रेड एग्नेस्ट एंड विलेज लेबर और कमीशन एजेंट आता है मार्केट। विलेज में अगर ट्रेडिंग कोई होता है कोई एजेंट के थ्रू, या फिर कमीशन एजेंट्स ले जाता है उसको मार्केट में बेचने के लिए। उसके बाद एज यूजुअल हमारा आता है कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो कि पोमेग्रेनेट फ्रूट डेवलपमेंट में मददगार होता है। तो हर एक तरह की, हर एक बार की तरह इस बार भी मैंने आपको यही बोल रही हूँ कि ये सारे इंस्टीट्यूशन का नाम आप याद रख लीजिए, और उसके बाद जो भी उनका काम सेम होती है, बस
फ्रूट के जगह आप इसको रिप्लेस करवा दीजिए जो भी फ्रूट आपका पड़ा हुआ है, मतलब आंसर राइटिंग के लिए। पहले तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर रेमेडीज, ये तो हर एक फ्रूट क्रॉप में मैं बोलता ही हूँ। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट सपोर्ट करता है फॉर कल्टिवेशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग, और ये नर्सरीज, टिश्यू कल्चर लैब्स, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, ये सब सेटअप करने में भी सपोर्ट करता है। फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये जो होता है हॉर्टिकल्चरल जितने सारे क्रॉप्स होते हैं, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, उसमें ये मददगार करता है सब्सिडीज देने में फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, और ये क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए भी मददगार होता है। फिर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है। ये एनकरेज करता है स्टेट को टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड allied सेक्टर, सपोर्ट्स क्लस्टर बेस्ड पोमेग्रेनेट कल्टीवेशन एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल वे में हम किस तरह से कल्टीवेशन कर सकते हैं विदाउट मच एडिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल मीन्स, ठीक है। तो ऑफ क्रॉप्स इंक्लूडिंग पोमेग्रेनेट फाइनेंशियल एड भी देता है सर्टिफिकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए एंड इनपुट कास्ट के लिए। एग्री एक्सपोर्ट जोन, जो कि स्पेशल जोन्स एस्टेब्लिश टू प्रमोट पोमेग्रेनेट एक्सपोर्ट, पोमेग्रेनेट एक्सपोर्ट के लिए ये स्पेशल जोन एस्टेब्लिश करता है, जैसे कि महाराष्ट्र हमारा हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एंड एक्सपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये मददगार होता है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पोमेग्रेनेट NRCP, जो कि सोलापुर में है, इसको आप याद रख सकते हैं। फोकस्ड रिसर्च ऑन क्रॉप इंप्रूवमेंट, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, ये टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड भी करता है एंड ट्रेनिंग देता है फार्मर एंड स्टेक होल्डर्स को। फिर सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, जिसको SMAM बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये फाइनेंशियल सपोर्ट देता है फॉर मैकेनाइज्ड टूल्स एंड इक्विपमेंट स्पेसिफिक टू हॉर्टिकल्चर। ये रिड्यूस करता है लेबर कॉस्ट, रिड्यूस करने में मददगार होता है एंड एफिशिएंसी इंक्रीज करने में पोमेग्रेनेट फार्मिंग में ये भी मददगार होता है। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई मतलब समझ में आ रहा है कि ये इरिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि ड्रिप के लिए इरिगेशन सबसे बेनिफिशियल होता है फ्रूट क्रॉप्स के लिए, ट्रीज वगैरह के लिए। ये वाटर यूज एफिशिएंसी के ऊपर लेकर काम करता है एंड हाई रिजल्ट देने में ये बिलीव रखता है। फिर ई नाम, जो कि है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये एनाबल फार्मर्स टू सेल पोमेग्रेनेट, पोमेग्रेनेट को सेल करने में थ्रू यूनिफाइड ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म ये काम करता है, और ये एनहांस करता है प्राइस ट्रांसपेरेंसी एंड मार्केट एक्सेस। ये जितने सारे काम हो गए गवर्नमेंट इनिशिएटिव है पोमेग्रेनेट को लेकर। नेक्स्ट थोड़ा सा एक कंसेप्ट है जो है हार्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को सारे इंडिया में एक कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ से देखने के लिए, इसके प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, मार्केटिंग को एनहांस करने के लिए, ईल्ड को पर्टिकुलरली और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र सिलेक्टेड फॉर पोमेग्रेनेट क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो पोमेग्रेनेट की पर्टिकुलरली क्लस्टर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, इसको महाराष्ट्र के लिए सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा पोमेग्रेनेट कल्टीवेशन ऑफ इंडिया। कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स से बताएगा। नेक्स्ट क्रॉप के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।